हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की साइंस कर रहे थे। इसमें हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे। ये हम काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। डिटेल में पढ़ने का रीज़न भी ये है क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक और बात, जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ द मैटर अराउंड अस प्योर? तो प्योरिटी की बात करते हैं तो अगर आम इंसान के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन साइंटिस्ट के लिए प्योर, किसी पदार्थ के प्योर होने का मतलब होता है कि उस पदार्थ में जितने भी कण मौजूद हैं उनका केमिकल नेचर सेम है। ठीक है, तो उनका केमिकल कंपोजिशन सेम हो तो उसको, उस पदार्थ को, मैटर को हम कहेंगे कि वो प्योर है। यहाँ पे इस चार्ट से हम समझते हैं, जैसे पदार्थ है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस होंगे या फिर मिक्सचर होंगे। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में भी दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पहला है एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं, तत्व वो होते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कॉपर। कॉपर को और तोड़ के क्या बनेगा जी? कॉपर ही तो रहेगा। कॉपर को कितने भी टुकड़े कर लिए जाएं, वो उसके जितने भी भाग होंगे वो कॉपर ही रहेंगे, तो उसको और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन हो गया, जितने भी एलिमेंट हैं, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो जाते हैं एलिमेंट। यौगिक क्या होते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड में नियत संगठन होता है, मतलब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वो मिले होते हैं। ठीक है, यौगिक और मिश्रण में अभी डिफरेंस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, है ना। इस तरीके से इनका कंपोजिशन रहता है। और अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो मास के रूल के अकॉर्डिंग रहता है, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाता है और इसका 16, यानी कि 1:8 के फॉर्म में। एक रेशियो की बात कर रही हूँ, जनरल रेशियो। ये रेशियो कैसे आया ये अभी थर्ड चैप्टर में है, तो वहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे एक नियत संगठन के रूप में ये जुड़े होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा इनको घटकों में, इनके कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल जल है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सॉरी वाटर है ये, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि अगर वाटर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वाटर यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कंपोजिशन अलग है, कंपोजिशन सेम रहता है उनका। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हर जगह समान रहेगा। मीथेन हो जाती है, चीनी हो जाता है, नमक हो जाता है, ये सारे क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। अब मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर का कोई भी नियत संगठन नहीं होता, मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, किसी भी रेशियो में मिला लो। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाने का मन है तो आप शरबत में शक्कर ज़्यादा डाल लोगे, अगर कम खाने का मन है, कम पीने का मन है तो फिर आप कम पसंद करते हो तो कम डालोगे। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि 2 ही चम्मच पड़नी है, तो इसीलिए इसको मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट या कंपाउंड या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को आपस में मिला दिया जाता है। और मिक्सचर दो टाइप का है यहाँ पे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी और विषमांगी। समांगी को होमोजीनियस बोलेंगे और विषमांगी को हेट्रो बोलेंगे। ठीक है, हेट्रोजीनियस। समांगी का मतलब होता है कि जब समान संगठन हो, जैसे हम कितना भी रेशियो, मतलब कितना भी पानी में चीनी डाल रहे हो, लेकिन हर जगह पे उसका मात्रा जो होगी वो समान, अगर घोल दिया तो उसकी मात्रा समान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीठा ज़्यादा है और यहाँ पे मीठा कम है, जब घुल गई है तो हर जगह कंपोजिशन सेम हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि हर जगह कंपोजिशन सेम ना हो। जैसे अगर हम पानी में बालू डालें या रेत डालें तो ये पानी है और पानी में रेत नीचे बैठ जाएगी, तो अगर ऊपर वाला पानी उठाएंगे तो उसमें रेत के कण नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, और नीचे वाले में रेत के कण सारे मिलेंगे। तो कंपोजिशन क्या सेम है? क्या संगठन हर जगह समान है? नहीं। ऊपर साफ पानी है, नीचे क्या है? रेत वाला पानी है, तो एक जैसा कंपोजिशन नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनस। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर समांगी का देखें तो चीनी में पानी, सॉरी पानी में चीनी, और पानी में नमक, कार्बन सल्फाइड में सल्फर। अब कार्बन सल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल, पानी और एल्कोहल
का जो मिश्रण होता है, ये तो याद रहता है जनरली, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर। अब हेट्रोजीनियस में आ जाता है बालू और नमक का मिश्रण, क्योंकि हर जगह सेम नहीं रहेगा। चीनी और नमक को मिला दिया जाए, पानी में बालू को मिला दिया जाए, लकड़ी को मिला दिया जाए, लकड़ी का जो कंपोजिशन हो गया, रक्त हो गया, और तेल में जो जल होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये रक्त याद रखिएगा कि रक्त जो है वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को कैसे अलग कर सकते हैं, तो वाष्पीकरण यानी कि जो वेपराइजेशन मेथड होता है, या फिर आसवन विधि जिसको डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं, इसके द्वारा अलग किया जा सकता है। इन दोनों ही मेथड को अभी हम डिटेल में जानेंगे। अब जो मैंने मिश्रण बताया था, मिश्रण में समांगी और विषमांगी दो तरीके के मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यहाँ पे इसी को ही और क्लासीफाई कर दिया गया है। सॉल्यूशन क्या होता है, तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सॉल्यूशन, एक पढ़ेंगे सस्पेंशन, एक पढ़ेंगे कोलाइड। इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलयन, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो सबसे पहली चीज़ हुई कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन ऐसा भी है, ठोस विलयन भी हो सकता है, गैसीय भी हो सकता है, ठीक है। द्रव में तो होता ही होता है, उसके अलावा ठोस का भी विलयन हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि लिक्विड ही होना चाहिए सॉल्यूशन भी होता है। ठोस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल मिश्र धातु एलॉय हो जाते हैं, और गैसीय सॉल्यूशन का एग्जाम्पल वायु हो जाते हैं। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, तो सॉल्यूशन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है, सल्यूट जो कम मात्रा में होता है, जिसको हिंदी में विलेय बोलेंगे, और सॉल्वेंट को विलायक बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर होती है कि जो विलयन है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, विलेय और विलायन, ठीक है, विलायक। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड ही नहीं होता, बल्कि उसके अलावा ठोस भी हो सकता है, जैसे मिश्र धातु। मिश्र धातु भी एक समांगी सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु एलॉय जिसको बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप पीतल को याद कर सकते हैं, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, पिताजी। तो पी से पीतल, और तांबा और जिंक। तांबा कितना होता है, तांबा 70% होता है, जिंक 30% होता है। तो इसको फिर बाद में तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि अलॉय बन गया फिर टूट करके फिर कॉपर और जिंक को हम अलग कर लें, तो ऐसा नहीं कर सकते। इनमें उनके गुण थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे विलेय और विलायक जो मैंने बताया था वो यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि विलेय कम मात्रा में होता है, मतलब अगर पानी में चीनी को घोलना है तो जिसमें घोलना है वो क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है, और जिसको घोलना है, जैसे चीनी को घोलना है, तो चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा कम मात्रा में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और नॉर्मल एग्जाम्पल तो याद रहते हैं। यहाँ पे है आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है, इसी को टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। टिंक्चर आयोडीन का यूज़ मैंने बताया था कि इसका यूज़ जब कट छट जाता है तो वहाँ पे कुछ चोट वोट लगने पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन और अल्कोहल का वो विलयन होता है। इसी तरह वायु जो है, वायु गैस में गैस का विलयन है, मतलब गैसीय एक सॉल्यूशन होता है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, चलिए, अच्छा यहाँ पे विलेय और विलायक क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और नाइट्रोजन में सल्यूट में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको एक बार रफली देख लेते हैं। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब हर जगह कंपोजिशन सेम रहेगा। इनके जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, को आँख से नहीं देख सकते, यानी कि इनका जो कण का व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 1 नैनोमीटर होता है। अब आता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाते हैं। इनको छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब इतने छोटे हैं तो कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय कण नीचे नहीं बैठते, विलयन स्थायी होता है। मतलब अगर आप शांत छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि वो नीचे बैठ जाएंगे, हर जगह कंपोजिशन सेम है, नीचे नहीं बैठते, इतने छोटे हैं कि उसी में ही रहते हैं। अब विलयन की सांद्रता के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उनकी कंसंट्रेशन को देख सकते हैं। तो तनु सांद्र विलयन क्या होता है, तो तनु विलयन जिसको डाइल्यूट कर दिया जाए, जिसमें पानी डाल दिया जाए, सांद्र जिसमें ज़्यादा मात्रा हो, कंसंट्रेटेड हो, जिसमें ज़्यादा मात्रा में वो सल्यूट हो, और सैचुरेटेड क्या होता है, तो सैचुरेटेड को ज़रा समझ लेते हैं कि किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है, विलेय का मतलब सल्यूट घुल सकता है जितनी उसकी क्षमता होती है। तो अगर हम ये कहें कि एक निश्चित ताप पर
मैक्सिमम जितना विलेय घुल सकता है उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बोलेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जो एनसीईआरटी है मैंने एससीईआरटी मैंने बताई है बिहार की, वहाँ उसको डिटेल में समझाया था कि एक टाइम आता है, जैसे अगर पानी में चीनी घोल रहे हो इतने से पानी में, तो एक समय आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। वो उस टाइम को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि वो सोल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है, द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और विलेय नहीं घोला जा सकता, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा कि जब वो इतना कंसनट्रेटेड ना हो, मतलब उसमें और घुल रहा है तो अनसैचुरेटेड है। अब सैल्युबिलिटी आता है, सैल्युबिलिटी किसे बोलते हैं, संतृप्त को सैचुरेटेड बोलेंगे, अनसंतृप्त को अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सैल्युबिलिटी क्या होती है, घुलनशीलता, जिसको कहेंगे कि जो विलेय पदार्थ की वो मात्रा, विलेय जो हम जितना हमने घोला है, मान लो 10 ग्राम चीनी घुल गई, तो 10 ग्राम चीनी वो विलेय की मात्रा हुई जिस ताप पे संतृप्त विलेय में उपस्थित होते हैं। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना विलेय उपस्थित है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसकी घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, जैसे मैंने कहा इतना पानी है और इसमें 10 ग्राम चीनी घुलती है, उसके ऊपर नहीं घुलती है तो वो सैचुरेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी को टेम्परेचर दे दें, हीट प्रोवाइड करें, तो ये और घुलने लगेगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है एक निश्चित ताप पे, और हर एक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम रहता है, सबकी विलयन की क्षमता अलग अलग होती है, घुलने की क्षमता अलग अलग होती है। अब विलयन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है विलेय जितना सॉल्यूट है उसको ऊपर रखिए, फिर नीचे टोटल सॉल्यूशन रखिए। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो जितना भी ग्राम में है उसको नीचे रखिए, और इनटू 100, ये तो इन्होंने यहाँ किया है लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कर देते हैं। तो सांद्रता में केवल बटे करते हैं, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे द्रव्यमान बाई द्रव्यमान का मास बाई मास के लिए दोनों को मास रखते हैं, लेकिन मास और आयतन के लिए विलेय का मास रखेंगे और विलयन का आयतन रखेंगे। अब इसको यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन्होंने विलयन लिया है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, मतलब सॉल्वेंट कितना है जिसमें घोला जाना है वो 320 ग्राम है। इसमें हमने नमक डाला जो कि 40 ग्राम है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूट है वो 40 हुआ, सॉल्वेंट कितना, सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन इन दोनों का सम होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, 360 हो गया, और इनटू 100 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11.1% आ जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब हम जानेंगे सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। ये एक विषमांगी सॉल्यूशन होता है, विषमांगी मतलब हेट्रोजीनस होता है, मतलब ऑब्वियसली अलग हो जाता है। इनकी गुणधर्म डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, इनको आंखों से देखा जा सकता है, इतने बड़े होते हैं कि इनको आंखों से देखा जा सकता है। ये प्रकाश के कण को फैला देते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, जबकि सॉल्यूशन नहीं करता था, सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं करते थे, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। अगर हम शांत जल में इसे छोड़ देंगे तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि पानी में रेत, एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी में रेत का घुलना, तो वो नीचे बैठ जाता है। इसको कैसे अलग कर सकते हैं, इसको अलग करने के लिए छानन वाली प्रक्रिया जो होती है उनसे अलग किया जा सकता है। सॉल्यूशन को कैसे, सॉल्यूशन के पार्टिकल को कैसे अलग करते हैं, तो उनके लिए कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनसे अलग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधे फिल्टर करके आप अलग कर सकते हो। ठीक है। और एक और बात, जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं तब ये प्रकाश की लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है। अब आ जाता है कोलाइड, थर्ड जो सॉल्यूशन है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में, ऐसे समझिए सॉल्यूशन है, विलयन था, यहाँ पे सस्पेंशन है जिसको निलंबन कहते हैं, बीच में कोलाइडल आता है। मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे, कोलाइडल के उससे बड़े, और सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के यानी कि निलंबन के। अब कोलाइडल जो होता है सबसे बेस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन फैलाना सबसे अच्छा करता है। ये देखने में, इसके पार्टिकल देखने में तो ऐसे लगते हैं कि ये होमोजीनियस है, लेकिन असलियत में ये कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण है, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल में अब दूध हो जाता है इसका एग्जाम्पल, स्टार्च सॉल्यूशन हो जाता है कोलाइड का एग्जाम्पल। ठीक है। इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ये प्रकाश का किरण को फैलाते बहुत अच्छे से। इसी प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और ये इसकी खोज किसने की थी, टिंडल ने की थी। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, जब आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे घर में झरोकों से अगर लाइट आती है तो उसमें देखा होगा कि ऐसे थोड़े थोड़े पार्टिकल ऐसे विजिबल हो जाते हैं। या फिर जो कैनोपी में जो जंगल होता है, जंगल में घना जंगल है तो उसमें पूरा ऊपर से एकदम झरोके से अगर लाइट आ
चिंगारी, तो या फिर अगर ये जो स्टार सोल्यूशन है उसमें अगर हम लाइट पास करते हैं तो इसके पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या पार्टिकल को विजिबल कर देना। जैसे कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन दूध का जो मिश्रण होता है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। इसके प्रॉपर्टी बताई गई है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये इतने भी बड़े होते हैं, मतलब सोल्यूशन से थोड़ा सा बड़े होते हैं कि ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, मतलब उसके पाथ को विजिबल कर देते हैं। रास्ते में जो जो पार्टिकल आते हैं उनको विजिबल कर देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। मतलब ये नहीं बैठते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं बैठते हैं, तो ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग, मतलब फिल्टर करके इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इनके लिए अलग मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हिंदी में अपकेंद्रीकरण टेक्निक बोलेंगे। इसी चैप्टर में उसको डिटेल में हम जानेंगे। कोलाइडल सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, जैसे सोल्यूशन में दो चीज़ें होती थी। सोल्यूशन किससे मिलकर बना था? सोल्यूशन बना था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट कम मात्रा में, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में। इसी तरह यहाँ पे होता है, यहाँ पे होगा एक डिस्पर्स फेस्ड और डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स फेज वो होता है जो कि विलेय की तरह काम करता है। ठीक है, विलेय मतलब कम मात्रा में होता है। डिस्पर्स फेस्ड प्रक्षिप्त प्रवस्था, और माध्यम वो हो जाएगा जिसमें घोला जाएगा, मतलब सॉल्वेंट हो जाएगा जो ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, अब ये जो टेबल आपको दिख रही होगी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बताया गया है कि अगर गैस मीडियम है और उसमें हम द्रव को फेस बना रहे हैं, डिस्पर्स फेस बना रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? एरोसोल। भले आप एग्जाम्पल ना याद करो, लेकिन ये याद कर लेना कि अगर गैस में द्रव को डाला जा रहा है तो एरोसोल बनता है। गैस में अगर सॉलिड को डाला जा रहा है तभी भी एरोसोल बनता है। द्रव में अगर गैस को डाला जा रहा है तो फोम बनता है। इमल्सन का यूज जनरली देखने को मिलता है। द्रव में द्रव का होना इमल्सन हो जाता है, जैसे दूध है, फेस क्रीम है, ये इमल्सन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा एक बार रफली, आपको अगर लगता है इंपॉर्टेंट तो। वैसे तो यहाँ से एक दो बार पूछे गए हैं क्वेश्चन कुछ एक एग्जाम्स में। अब आ जाता है कि इनको अलग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण को अलग करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे पहला है, रंग वाली जो डाई होती है को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जा सकता है? मतलब जो इंक है, इंक किससे मिलकर बनी होती है? डाई एंड वाटर। इसमें क्या होता है? डाई होता है और पानी होता है। तो उसको अलग करने के लिए सीधा सीधा मेथड है वेपराइजेशन, इवोपरेशन या वेपराइजेशन कहेंगे इसको। ऑब्वियसली गर्म करते हैं और पानी अलग हो जाता है और क्या बचता है? डाई बचता है। तो डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, नीचे बॉईल, जैसे वो हम लोग मेल्ट करते हैं ना, चॉकलेट मेल्ट करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, नीचे पानी बॉईल करने को रखेंगे, ऊपर चाइना डिश में इसको रख देंगे, वॉश ग्लास में इसको रख देंगे। ठीक है, वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको अलग कर लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम कैसे अलग की जाती है? तो दूध से क्रीम अलग करने के लिए जो मेथड है उस मेथड को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? इसको हिंदी में अपकेंद्रण टेक्निक बोलते हैं। इसमें इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो अगर पूछा जाए दूध से क्रीम अलग करने के लिए कौन सा मेथड है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, या फिर इसको हिंदी में अपकेंद्रण बोलेंगे, जो कि हमने अभी उसमें पढ़ा भी था, कोलाइडल सोल्यूशन होता है दूध। इसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है? जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड मैंने बताया, जिसमें भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर हो जाते हैं, जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है जो ब्लड है, यूरिन है, उसकी जांच के लिए। डेयरी या घर में जो क्रीम से मक्खन निकालने के लिए भी किया जाता है, और कपड़े सुखाने या निचोड़ने के लिए वॉशिंग मशीन में किया जाता है। तो अब पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन में कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है। यूरिन और ब्लड की जाँच में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है, और दूध से मक्खन वगैरह बनाने में तो होता ही होता है। दो अघुलनशील पदार्थ, ऐसे द्रव, ऐसे लिक्विड जो घुलते ना हो, इमिसिबल हो। इमिसिबल का मतलब है जो घुलते ना हो, जैसे पानी और तेल। तो इनको अलग करने के लिए आप फनल का यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हैं? फनल। ये फनल है, एक तरीके की फनल होती है, जिसमें क्या होता है, अगर पानी, ऑब्वियसली तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, और नीचे ऐसे होती है, इसको खोल के आप पानी अलग कर लोगे और ऊपर तेल बचेगा। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे इस फनल टेक्निक का यूज़ कहाँ होता है? तेल और जल को अलग करने के लिए होता है। धातु शोधन, जो मेटल
मेटल एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें लोहे को पृथक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि फनल का यूज़ लोहे को अलग करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिद्धांत होता है कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव के घनत्व, क्योंकि उनका अपने घनत्व उनका अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो परतों में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है नमक और अमोनियम क्लोराइड का। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड मैंने बताया पहले चैप्टर में कि अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl ये एक सब्लीमेट होता है। सब्लीमेट मतलब ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है, सीधे ये गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे सीधे उनको बर्न किया जाता है और वो गैस में बदल जाता है। अब कुछ सब्लीमेट के नाम याद कर लेते हैं, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। ये ठोस होते हैं और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। काली स्याही में डाई एक ही रंग है क्या? नहीं, जो स्याही होती है, स्याही में डाई होती है। अब डाई में कई सारे रंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे रंग हैं, तो इनको अलग करने के लिए कौन सा मेथड होता है? तो इनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो डाई के जो रंग होते हैं इनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो पूछा जाता है कि अगर स्याही से डाई अलग करने के लिए तो इवोपरेशन बताओगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि डाई से जो रंग है, जितने रंगों से लाल, पीला, नीला जिनसे भी मिलके बना है, तो उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है। या जो फ्लावर के पिगमेंट होते हैं उनके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक के क्रोमा वर्ड से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो इसीलिए रंगों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जो इसका यूज़ और कहाँ होता है, तो डाई में रंगों को पृथक करने के लिए तो होता ही होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, मतलब जो नेचुरल कलर होते हैं उनसे उनके पिगमेंट को अलग करने के लिए होता है। ब्लड में ड्रग्स को अलग करने के लिए भी होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे दो घुलनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था तेल और पानी नहीं घुलता था, लेकिन अब ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं और जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस समय उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम आसवन विधि का यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन मेथड बोलेंगे। कौन सा मेथड? डिस्टिलेशन मेथड। इसमें इनके लिए ज़रूरी है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए डिस्टिलेशन के लिए। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम से। इसमें इन्होंने क्या किया है, एसीटोन और पानी का मिक्सचर कर लिया। एसीटोन वही नेल पेंट रिमूवर को बोलेंगे। पानी में एसीटोन मिला लिया, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जब यहाँ से हीट किया जाता है तो ये जो एसीटोन है वो जल्दी, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले है, ठीक है, कम है, तो वो जल्दी ही यहाँ से इवोपरेट होके इधर आता है। और यहाँ पे इन्होंने थर्मामीटर लगाया है और कंडेंस करने का तरीका अपनाया है, मतलब शीतल जल प्रवाहित करते, जिसकी वजह से वो जो भाप है वो तुरंत पानी में परिवर्तित हो जाती है, मतलब लिक्विड बन जाती है और लिक्विड बन करके वो अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब भाप को अगर ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा ना, तो जो पहले भाप बनी है उसको ठंडा करके लिक्विड बना के अलग कर लो, बचेगा क्या? पानी पानी बच जाएगा। इसी मेथड को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट्रोलियम से जो पदार्थ जितने भी होते हैं, पेट्रोल, डीजल, वो इसी मेथड से किया जाता है। वायु में जो जितनी भी गैसेस होती हैं उनको भी इसी मेथड से अलग किया जाता है। तो इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। कौन से मेथड से अलग किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में फ़र्क क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो पदार्थ घुलनशील हैं उनके बीच का क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है। 25 केल्विन से कम होता है, तो अगर हम सेल्सियस में निकालें तो केल्विन इज इक्वल टू C + 273 होता है ना। तो अगर 25 है तो 25 - 273 इज इक्वल टू C। अब यहाँ घटा लेंगे तो जितना भी आएगा वो हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8 बचा, और ये 6 में से 2 गया 4 बचा। 248 सेल्सियस जिसका भी टेम्परेचर उससे कम होता है तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, तो इसमें बस एक स्तंभ होता है, फ्रैक्शनल स्तंभ, पाइप टाइप का एक्स्ट्रा होता है जिसमें कुछ सारी बॉल्स होती हैं कांच की, जिसमें आसानी से वो जो भाप गई है वो बहुत जल्दी ठंडी होती है और फिर अलग हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी कम होता है। अब हम जानेंगे वायु से उनकी गैसेस को कैसे अलग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग किया जाता है। वायु कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दाब बढ़ाने पर
कम करने पे ठंडी हो जाती है। अब पहले वायु को हम ठंडा करेंगे, लिक्विड बनाएंगे, फिर हम उस पर लगाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ऑक्सीजन का -183 है, ऑर्गन का -186 है, और सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे है कि वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार लगाइए। तो बढ़ते हुए का मतलब है पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर आर्गन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में आएगा। तो पहले द्रव में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही आएगा, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। अब ये लास्ट बचता है कि किसी अशुद्ध नमूने में से जो शुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको कैसे अलग किया जाएगा। तो अशुद्ध में से शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलीकरण विधि का यूज़ किया जाता है। तो शुद्ध जो अशुद्ध है उसमें से शुद्ध चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट को अगर हमको साफ सुथरा अलग करना है तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ होगा। अब यहाँ पे इन्होंने इसका यूज़ और भी बताया है, कहाँ होता है कि ये जो इवोपरेशन होता है उससे काफ़ी अच्छा होता है। जैसे पानी, जो समुद्री पानी है उससे नमक निकालने के लिए हम इवोपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं कि वो पानी उड़ जाता है और भाप भाप के कंकड़ बचते हैं, लेकिन वहाँ पे उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड ज़्यादा अच्छा होता है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इसका यूज़ होता है। तो फिटकरी को पृथक करने के लिए इसका यूज़ होता है, उसके अलावा पानी से नमक को अलग करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या होता है। तो फिजिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें उनका कंपोजिशन ही रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको हम 6, 7, 8 में डिटेल में समझ चुके हैं। तो इसमें इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे किसी का जो जलना होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल जब करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मोमबत्ती का जलना और जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि मोमबत्ती का पिघलना अगर पूछा जाए, ये मोमबत्ती पिघल रही है तो रहेगी तो वो मोमबत्ती ना, मतलब उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कैसे परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना पूछा जाए, मोमबत्ती जो जल रही है तो जलना, बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि मोमबत्ती वाले में दोनों चेंज होते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं। पेड़ों का कटना भौतिक चेंज है, क्योंकि पेड़ तो काट के भी तो वो पेड़ ही बचे, लकड़ी ही बची ना, तो ये भौतिक चेंज हो गया, मतलब फिजिकल चेंज हो गया। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन पिघल गया लेकिन रहेगा तो मक्खन ही ना, तो इसमें भी वही हो गया। अलमारी में जंग लगना, ये हो जाता है केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है जल का उबलकर वाष्प बनना। तो जल वाष्प बन गया लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, H2O ही है। H2O पानी का भी है, आइस का भी है और वाष्प का भी है, इसीलिए यहाँ पे फिजिकल चेंज हो जाता है। विद्युत तरंग के द्वारा जल जो H2O है उसको H2 और O2 में तोड़ देना, तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। जल में साधारण नमक का घुलना, ये फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि वो नमक का घोल ही बना रहेगा। वो फलों से सलाद बनाना, ये भी फिजिकल चेंज हो गया। लकड़ी और कागज़ को जलाना, केमिकल चेंज हो गया। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, यहाँ पे अब हम जानेंगे कि जो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो हमने 2 प्रकार, तत्व और यौगिक में वर्गीकृत किया था, है ना। अब यहाँ पे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 61 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है कि एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर, ठीक है, ये जो हैं इन्होंने तत्व की परिभाषा दी थी। मतलब एलिमेंट की डेफिनेशन किसने दी है, तो एंटोनी लॉरेंट ने दी है, और सबसे पहले शब्द का उपयोग किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे तत्व क्या होता है, तो तत्व वो पदार्थ है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल चमकीली होती हैं और ये मतलब चमकती हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट होती हैं, ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल मतलब इनको खींच के तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध होती है, मतलब पीठ की पतली चादर बनाया जा सकता है। ये सोनोरस होती है, मतलब इनसे ध्वनि पैदा होती है। इसके एग्जाम्पल में
सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आ जाते हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वो मरकरी हो जाता है। अधातु की बात करते हैं तो जो अधातु है वो जस्ट अपोजिट इनके गुण होते हैं, मतलब ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये विद्युत की कुछ अलग होती है, बैड कंडक्टर होती हैं, हीट एंड लाइट की, ये सारी चीज़ें चमकीली नहीं होती, सोनोरस नहीं होती, मैलिएबल नहीं होती। इनके एग्जाम्पल में ये आ जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। मेटोलाइट क्या होते हैं? मेटोलाइट वो होते हैं जो धातु अधातु दोनों से मिले जुले गुण दिखाते हैं, उनको मेटोलाइट बोलते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो डिब्बा बताया गया है वो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, मतलब लगभग 118 कुछ हैं, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसेस होती हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसेस हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। तो पारा मेटल है, ब्रोमीन जबकि नॉन मेटल है। ये भी ब्रोमीन जो है वो भी लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम जो मेटल होते हैं, ये क्या होता है, अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पिघल जाते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। अब हम कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो कंपाउंड का बताया था मैंने। कंपाउंड क्या होता है? दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित ताप पे होते हैं। जैसे अगर पानी में चीनी है तो वो निश्चित रेशियो पे, सॉरी ताप बोल रही हूँ मैं, निश्चित रेशियो पे होते हैं। ये निश्चित रेशियो पे होता है। पानी में चीनी है तो उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे वाटर है जैसे H2O है तो इसमें रेशियो फिक्स है कि ये रेशियो 1:8 के मास के कंपोजिशन में इनका मिक्सचर होगा। इसी तरह अगर हम CO2 का करें तो वो भी, ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। मीथेन कंपाउंड हो गया। तो जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात पे, एक फिक्स रेशियो पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, यानी कि कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हाइड्रोजन की क्या विशेषता होती है। तो हाइड्रोजन रंगहीन गैस होती है, कलरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती है और ज्वलनशील होती है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड, जो इसका फॉर्मूला होता है H2S, ये इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। तो सड़े अंडे जैसी गंध किसकी होगी? ये हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की हो जाएगी। यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है मिश्रण और यौगिक में। तो यौगिक भी कई तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक फिक्स रेशियो में होता है, जबकि ये फिक्स रेशियो में नहीं होता है, ठीक है। तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण, किसी नए तत्व का निर्माण नहीं करते। मिश्रण का संगठन जो होता है, कंपोजिशन होता है, परिवर्तनीय होता है, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये स्थायी होता है। मतलब ये जिससे मिलकर बना, जैसे H2O है तो इसका संगठन, इसका रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मिश्रण का बदल सकता है। इसके जो भी नया पदार्थ बनता है वो जिनसे बना हुआ है तो उनसे इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन जो केमिकल प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, उनके द्वारा इनको इनके कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। जबकि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है अलग करने के लिए, जो कि हमने पढ़ाई कई सारे मेथड पढ़े थे। सो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले केमिकल चेंज पूछा गया, तो किस में है? पौधों में वृद्धि केमिकल चेंज है, लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है, खाना पकाना केमिकल चेंज हो गया, मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज हो गया, भोजन का पाचन, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि आपको तत्व और यौगिकों को अलग करना है, तत्व यौगिक मिश्रण को अलग करना है। सबसे पहले हम मिश्रण को छांट लेते हैं। मिट्टी एक मिक्सचर है, सेकेंड चीनी का घोल एक मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट इधर पे नहीं है कोई भी मिश्रण। अब यहाँ पे आ जाता है कोयला, कोयला एक मिक्सचर है। कोयला किससे? कार्बन, उसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें मिली होती हैं इनमें, तो प्योर 100% कार्बन नहीं होता है। अब यहाँ पे कोयला भी एक मिश्रण हो जाता है। वायु तो हमने पता ही था, समांगी मिश्रण होता है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है। साबुन भी एक मिक्सचर होता है। कंपाउंड की बात करते हैं, रक्त भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है, रक्त एक मिक्सचर होता है, लेकिन वो विषमांगी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम कंपाउंड की बात करें, यानी कि यौगिक की बात करें, तो CO2 कंपाउंड हो जाता है, मीथेन CH4 हो जाता है कंपाउंड, है ना। अब यहाँ पे और कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड हो जाता है, CaCO3। तो ये सारे कंपाउंड हो जाते हैं। उसके अलावा जितने बचते हैं वो एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को कौन दिखाता है? टिंडल इफेक्ट को दूध दिखाता है और स्टार सॉल्यूशन दिखाता है, क्योंकि ये कोलाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विलयन को पहचानिए, मतलब मिश्रण में सॉल्यूशन कौन सा है। तो सॉल्यूशन मैंने बताया था, जरूरी नहीं कि वो लिक्विड हो, वो ठोस भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। तो ठोस में एलॉय हो जाता है और जबकि गैस में वायु हो जाता है। तो यहाँ पे समुद्री जल हो जाएगा और वायु हो जाएगा, ये होते हैं विलयन, ठीक है। उसके अलावा सोडा वाटर भी है, हाँ।
अब शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं, तो बर्फ़ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाती है शुद्ध वस्तुएं। अब यहाँ पे समांगी और विसमांगी ढूंढना है, तो समांगी में सोडा वाटर हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा समांगी में, और वायु हो जाती है समांगी में, सिरका हो जाता है, छनी हुई चाय हो जाती है समांगी, बचे जो वो विषमांगी हो जाएंगे। ये होता है चैप्टर खत्म। आई होप ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मतलब समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रही हूँ ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर अभी बिहार शिक्षक भर्ती चल रहा है तो उसी पे के लिए ये, अगर आप आगे पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर अदर किसी एसएससी रेलवेज की भी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा।